हे गाइस। तो नर्वस सिस्टम आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम को हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दोनों के लिए क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अर्थ है ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा पूरा का पूरा आपका ब्रेन से लेकर पूरी की आपकी टो तक, आपके अंगूठे तक पूरी बॉडी कंट्रोल में कैसे काम कर पा रही है। तो इस नर्वस सिस्टम को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। और स्पेशली तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एसएससी, रेलवे और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस आती है, तो उसके लिए क्लास बहुत अच्छे से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप थ्योरी के बेसिस पे कर रहे हो, हम आपके लिए एमसीक्यू बेसिस पे लाएंगे, लेकिन थ्योरी बेसिस पे कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नर्वस सिस्टम बाय नितिन माथुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम में होता क्या है, देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम साथ में लेकर चलेंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा साथ में चलना है। देखो होता क्या है, जो नर्वस सिस्टम है ना, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो आपका तंत्रिका तंत्र है इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जिसको हम कहते हैं। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं दो चीजें, कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तरह का आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स है, वो क्या बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है ना नसें, जो कि पूरी पूरी आपकी बॉडी वगैरह में जा रही है, वो सभी क्या होती है, वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब जो फैली हुई है, एक तरह से याद कर लीजिएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सी होगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। इसका नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी को सेंटर है, पूरी बॉडी का जो आपके मैसेज जा रहे हैं उन मैसेज को भेजने और लाने का काम, जो बेजर काम है, वो कौन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कर रहा है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपका वो पुल है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जोड़ता है आपके ब्रेन तक। मतलब अगर यहाँ पर मैं स्पाइनल कोड को हटा दूं, तो क्या आपके हाथ में जो नर्व्स जा रही हैं, उन नर्व्स का जो सिग्नल है क्या ब्रेन तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये मान लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड है पूरा की पूरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए आपका सबसे मेजर जो सिस्टम कहलाता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कभी देखा है कि किसी की रीढ़ की हड्डी में लग जाती है या किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो उसके पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कारण क्या है, रीढ़ की हड्डी से क्या ब्रेन को हम जोड़ पा रहे हैं, कैसे जोड़ पा रहे हैं, यही उसका आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि रीढ़ की हड्डी जब आपकी टूटेगी तो आपका नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होगा, अफेक्ट होगा। और जब नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो नर्व्स जो काम कर रही है आपकी पूरी बॉडी में मैसेज भेजने का, वो मैसेज पूरे ब्रेन तक जा ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए ब्रेन तक चला भी गया तो वापस नहीं आ पाएगा। और अगर वापस नहीं आ पाएगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि बॉडी काम नहीं कर पाएगी। मान लीजिए एक बार आपका हाथ लटका हुआ है, आप उठाना चाहते हैं लेकिन वो मैसेज जा ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपके जिस न्यूरॉन के द्वारा, जिस तंत्रिका के द्वारा वो जाना चाहिए था, वो तंत्रिका डैमेज हो चुकी है। क्यों डैमेज हो गई, वो डैमेज हो चुकी है आपके ब्रेन की जो कनेक्टिविटी थी स्पाइनल कोड, वो खराब होने के कारण। तो ये आपको समझ में आया होगा नर्वस सिस्टम। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या है पेपर के हिसाब से बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज याद रखनी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन कौन अंग है, अभिन्न अंग है। तो याद रखिए मस्तिष्क और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम आगे देखते हैं। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हमारे पास क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हिंदी इंग्लिश अलग चल रहा है। नर्वस सिस्टम के अंदर, तंत्रिका तंत्र के अंदर एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक तो परिधीय तंत्र, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दो चीजें देखी थी हमने, ब्रेन और स्पाइनल कोड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये आपकी दो चीजें होती है। इसके अलावा देखी थी परिधीय तंत्र। परिधीय तंत्र में होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम या फिर कायिक तंत्र, और फिर होता है ऑटोनोमस या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है इसको भी हम समझेंगे।
तो आपके ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक तरह का काम कर रहा होता है। जैसे कि आपका अनुकंपी, इसको भी दो में विभाजित किया जाता है, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन को आगे हम डिवाइड होते हुए देखेंगे, पहले हमने ये तंत्रिका तंत्र समझना है। तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट है जिसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड करा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्र। केंद्रीय परितंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। परिधीय में कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एंड इसके बाद अगर बात करूँ, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई आपको? इनको हम आगे समझेंगे, चिंता नहीं करेंगे। इसको एक बार हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझते हैं। ये एक तरह का मेन ऑफिस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे सारे काम, मेजर काम होते हैं। मान लीजिए कि आपके जैसे अपने इंडिया के अंदर दिल्ली है ना, जहाँ पर मेन ऑफिस है, तो दिल्ली क्या कर रहा है, पूरे के पूरे वहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस है वो पूरे देश को चला रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी पूरी बॉडी का जो सेंटर है वो कौन है, आपका ब्रेन और मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसमें दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको समझते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, फील्ड स्टाफ है एक तरह का। कैसे फैली हुई है बाहर, जैसे कि आपकी ये कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है ना, वो होती है आपकी फैली हुई। ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके दो में विभाजित किया जाता है, कायिक तंत्र, तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये सोमेटिक वो सेल नर्वस होंगी जो खुद को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। खुद का कंट्रोल अपना उसका रहता है। पर ऑटोनॉमिक जो होती है ना, ऑटोनॉमिक या फिर स्वायत्त तंत्रिका, ये अपने आप होने वाली चीजें हैं, जो कि आपका इसमें कोई भी मतलब गेम नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप हो रहा है वो काम। ठीक है। अब होता क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अंदर भी कुछ खासियत होती है, जैसे संवेदी तंत्रिकाएं भी होती है, मोटर तंत्रिका। एक तरह के सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स क्या है, एक तरह न्यूरॉन का टाइप है। न्यूरॉन का टाइप कैसे, समझिएगा मेरी बात, कि ये क्या करती है, देखिएगा कि मान लीजिए आपके हाथ में मैंने यहाँ पर सुई चुभाई, और सुई चुभा कर क्या होगा, मैसेज पहले कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। तो जो ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, वो कौन सी होती है, सेंसरी, जो आपको सेंस दे रही है। और फिर आपको जो ऊपर से ब्रेन से मैसेज आएगा कि हाथ वहां से हटाओ, तो वो मैसेज जो आ रहा है वो किसके द्वारा आता है, मोटर के द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा। ठीक है। तो ये मोटर नर्व वो होती है जो आदेश को, जो मैसेज है उसको कहाँ लेकर जाती है, लेकर जाती है पूरे हाथ तक, ब्रेन से, ब्रेन टू ऑर्गन, बॉडी पार्ट है ना, और ये ऑर्गन टू ब्रेन। ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को जब आप पढ़ते हो तो एक न्यूरॉन आपको समझना होता है। न्यूरॉन के अंदर हम थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन वही है जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी काम कर रही है। जैसे मैं आपके हाथ में सुई चुकाऊं, तो आप हाथ हटाओगे वहां से। हाथ क्यों हटाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में अगर सुई चुभी तो मुझे दर्द होगा। तो ये मैसेज जा रहा है, आ रहा है, हाथ हटा रहे हैं। गर्म तवे पे आपने हाथ रखा तो आप हाथ हटा रहे हो। ये जो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो किसके द्वारा हो पा रहा है, न्यूरॉन के द्वारा। न्यूरॉन मैसेज को जो ट्रांसफर करता है, इसको बोलते हैं हम कौन सा, इसको बोलते हैं हम न्यूरो ट्रांसमिशन। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है। अब जो आपका न्यूरॉन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए डायग्राम है यहाँ पे। आप दोनों को कोई भी इशू नहीं आएगा, बस आपको डायग्राम देखना है, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, हाथ फैले हुए। तो जो उंगली जैसी संरचना दिख रही है आपको, उंगली की संरचना, ये दिख रही है उंगली की संरचना, इसको बोलते हैं द्रुमिका या फिर डेंड्राइट। पहले आप इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। फिर एक होता है बीच में, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है। और ये पूरी क्या होती है, सेल बॉडी है। ये पूरी की पूरी जो है ना, ये सेल बॉडी कहलाती है। और ये सेल बॉडी लास्ट तक जुड़ी होती है आपके नर्व एंडिंग, और आपके जो पूरा की पूरा इनको जोड़ कर रखती है, मतलब आगे आने वाले न्यूरॉन से जोड़ कर रखती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम जो करती है, यही करती है। तो आपका एक प्रश्न बहुत पहले पूछा गया था कि आपके सेल बॉडी से जो आपकी नर्व एंडिंग है, इसको जोड़ने का काम कौन करती है, तो याद रखना एक्सॉन। एक्सॉन इसको जोड़ने का काम करती है। एक्सॉन के ऊपर शीथ होती है और सेल्स भी होती है। तो आपकी जो सेल्स होती है वो होती है शिवान सेल्स, और इस पे जो शीथ होती है वो होती है माइलिन शीथ। एक तरह का इसको कवर करने का काम करती है एक्सॉन को। एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या क्या आ रहा है, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सोमा, जो ये चीजें दिख रही है ना आपको,
ये इसको अंतिम सिरे तक जो इसका मैसेज उसको अंतिम सिरे तक पहुँचाने का एक्सॉन काम करता है। तो एक तरह का ब्रिज हो सकता है किसके बीच का, सेल बॉडी और नर्व एंडिंग का। अब एक बात ध्यान ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब दूसरा यहाँ पर न्यूरॉन आके जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइनेप्सिस, हिंदी वाले भी प्लीज सुन लिएगा। साइनेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। साइनेप्सिस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि साइनेप्सिस का नाम पूछता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन जुड़ा है तो किसके द्वारा जुड़ा है, साइनेप्सिस के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, मैसेज का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये लास्ट में क्या होता है, साइनेप्सिस से आपको याद रखना है, जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। अब एक समय हम क्या होता है, थोड़ा सा इन जो डेंड्राइट है, अब पहले हिंदी में एक बार आपको बता दूं, ये जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं हम केंद्रक, ये कोने में ध्रुमिका, इसके अलावा आपकी कोशिका का जिसको बोलते हैं हम सेल बॉडी, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ठीक है, इसको हम एक्सॉन कह रहे हैं, अभी एक्सॉन बोलते हैं, जो कि क्या कर रहा है, कोशिका काय को अंतिम सिरे तक जोड़ने का काम करता है और मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है पूरी बॉडी से बाहर निकालने का। और लास्ट में है तंत्रिका का अंतिम सिरा और इसके बाद में आता है साइनेप्सिस, याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि डेंड्राइट को हम क्या कह रहे हैं, ध्रुमाक्ष या फिर ध्रुमाक्ष या फिर ध्रुमिका, इसका काम क्या है, इस सिग्नल को रिसीव करता है, आगे अगर न्यूरॉन लगा हुआ होगा तो उससे सिग्नल इसके पास आएंगे। फिर आता है न्यूक्लियस, सेंटर में दिख रहा है ऊपर से आपको कोशिका का केंद्रक, केंद्रक का काम क्या है, सेंट्रल कंट्रोल करना है, इसका कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आता है शिवान सेल, जिसको हम बोलते हैं शोवान सेल, ये क्या करती है, माइलिन शीट पर परत बनाती है, जो आपकी माइलिन शीट है इसके ऊपर एक परत बनाती है। और जो माइलिन शीट है, एक तरह का माइलिन आवरण इसको अपन हिंदी में कहते हैं, ये बहुत जल्दी सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो यहाँ पर एक्सॉन पे जो आपको सेल और शीट दिख रही है, काम क्या कर रही है, इसे जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो पाता है मैसेज, और एक्सॉन एक तरह का सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। तो ये था आपका पूरा न्यूरॉन, इससे ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आपको याद रखना है ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कि अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। और अब हम देखेंगे ब्रेन। ब्रेन को मैं इसी में कवर करूँ या फिर लगभग कवर करूँ, चलिए इसी में कवर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब आप पढ़ते हो तो अच्छा सा पूरा ही पढ़ाना ज़्यादा बेटर मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि कैसे काम हो रहा है। तो ब्रेन क्या काम कर रहा था आपको याद हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपने पढ़ा है, केंद्रीय के तंत्रिका तंत्र जो है ना, वो क्या कर रहा था, उसके अंदर क्या क्या उपस्थित थे, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु और आपका मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं। मस्तिष्क में तीन मेजर पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है ऊपर वाला पार्ट होता है, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हिंड ब्रेन सबसे लास्ट पीछे वाला पार्ट। फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन के बाद एक खासियत ये है फोर ब्रेन की कि फोर ब्रेन जो है, इसमें एक फायदा ये है कि बहुत सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका, और इसके अंदर एक पार्ट होता है सेरेब्रम, वो सबसे बड़ा और पार्ट होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इन फोर ब्रेन का, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का वो, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना, थिंकिंग करना, और भावनाएं जो आपके मन में आती है वो, और स्वैच्छिक क्रियाएं। मध्य मस्तिष्क जो है, मिड ब्रेन है, दृष्टि, श्रवण और सतर्कता के लिए होता है। दृष्टि, श्रवण, सतर्कता, तो उसको आप ऐसे याद रख दो कि आपके कान के पास होता है, तो एक तरह के श्रवणता के लिए, सुनने के लिए। और हिंड ब्रेन, पार्श्व मस्तिष्क, संतुलन, श्वास और हृदय गति को मेंटेन करने का काम करता है। जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, इतना याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, जो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रही है वो हिंड ब्रेन के द्वारा ही हो रही है। कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है वो हिंड ब्रेन, पार्श्व मस्तिष्क करता है, ठीक है। तो देखो, आपका जो मस्तिष्क होता है उसका वजन जो होता है वो 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। कोशिकाएं मस्तिष्क में मुख्य रूप से न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स कौन से, ग्लियल जो है, इसका एक बात तो आपको बताता हूँ बात, कि ग्लियल वो देखो, एक न्यूरॉन की खासियत है जो मैंने आपको आई थिंक पहले नहीं बताई, एक बार आप सुन लीजिएगा। कि खासियत ये है कि जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन की सेल्स जो हमने, अगर आपने मेरे से सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो एक मैंने बात करता था जी नोट की, जी नोट फेज में बात करता हूँ हमेशा, इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव फेज। इनएक्टिव फेज को, क्योंकि यहाँ पर सेल एक्टिव नहीं होती है। तो जो ऐसी कोशिकाएं जो इस फेज में जाती है वो दो ही जाती है अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एक तो न्यूरॉन और एक होती है हार्ट सेल,
जिसको हम कहते हैं कार्डिक मसल, कार्डिक सेल जिसको हम कह सकते हैं, है ना? ठीक है? वो जो सेल्स है ना, ये 2 सेल्स जो होती है ना, एक तो हार्ट वाली और एक न्यूरॉन, ये 2 ही आपके इनएक्टिव होती हैं, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं। तो न्यूरॉन्स जो है ना आपके, जैसे आप हेलमेट पहनते हो, क्यों हेलमेट पहनते हो? क्योंकि और विभाजित नहीं हो सकती। ग्लियल सेल कोशिकाएँ जो होती है ना, ग्लियल कोशिका की बात है कि कुछ ऐसी जैसे ये तो है नहीं, अपन बात करते हैं ना कि अगर आप जितना पढ़ोगे इतना आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। तो जो ग्लियल कोशिका हैं, वो वही कोशिका होती है जो डेवलप होती है अपने ब्रेन में। पर जो मेजरली जो न्यूरॉन्स हैं, है ना? वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, आपको याद रखने की बात है कि सुरक्षा जो आपका ब्रेन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो मैनेज कर रहा है तो इसमें कुछ ख़ासियत होगी। तो इसको है ना कवर करने के लिए बहुत अच्छा कपाल, अपन इसको कहते हैं ना हिंदी में, वो होता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है? और क्रेनियम तो होता है जो कि इसको सुरक्षित करेगा ऊपर। एक तरह का आपका हेलमेट मान लीजिए, भगवान ने दिया हुआ हेलमेट है। फिर उसके अंदर भी क्या होता है, एक फ्लूइड बना रहता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको हम कहते हैं सीबीएस फ्लूइड। ठीक है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये द्रव जो है ना बहुत ज़्यादा एक तरह का, जैसे मान लीजिए क्रेनियम है, क्रेनियम पे कहीं मान लीजिए आपकी टक्कर हुई, आप गिरे नीचे, तो गिरते क्रेनियम पे पहला असर पड़ेगा। क्रेनियम उसको झेलने का कोशिश करेगा, बहुत मजबूत होता है क्रेनियम। बट मान लीजिए क्रेनियम नहीं मजबूती सह कर, मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ उसको सहन नहीं कर पाता है, तब आपका प्रेशर जो और अंदर जाएगा, आपके लगेगी तो चोट अंदर तक गहरी चोट जाने का प्रयास करेगी। तो उस चोट को और प्रेशर को कम करने के लिए क्या होता है, अंदर एक फ्लूइड बनाता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी क्या करता है, जितना आपका क्रेनियम ने बचाया आपको, फिर भी आप नहीं बच पाए, बट सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो आपको और सुरक्षा प्रदान करता है, आपके प्रेशर को कम कर कर फैलाकर उसको, तो इसी झटकों से बचाता है। मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियों की परतें बनी होती है, जिन्हें मैनेजेंस मैनेजेस कहते हैं ना, तो इसके ऊपर एक झिल्लियाँ बनी होती है, मस्तिष्क के ऊपर परतें होती हैं, उसको हम मैनेजेस कहते हैं। तो अपन को याद रखना है कि कौन सा फ्लूइड भरा जाता है, सीबीएस फ्लूइड से याद रखिएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है? फिर मस्तिष्क में शरीर में कुल 20% तो ऑक्सीजन जाती है, और ग्लूकोज का 50% अकेले ही उपयोग करता है। ठीक है? कितने ऑक्सीजन जा रही है आपके? 20%, जितनी टोटल ऑक्सीजन होती है ना उसका 20%, और ग्लूकोज का 50%। ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? तो ये अब आपका ब्रेन हमने समझा, ब्रेन कैसे कवर होता है, कैसे उसके अंदर, अब इसमें क्या होता है, 12 क्रेनियल नर्व भी होती है। उन क्रेनियल नर्व से प्रश्न नहीं पूछते तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, वरना अगर आप इसे इवन 11 12 का बच्चा भी नहीं पढ़ता है। हमारे 11 12 के मैंने नहीं देखी है, पर कभी कभार एक्सेप्शन कोई पेपर में आ जाए तो आ जाए, बट नहीं आती क्रिमिनल लॉज, तो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बट ब्रेन के अंदर आपको पढ़ना है तो मैं बताता हूँ, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। वो आप, अगर किसी को एक्स्ट्रा ही नहीं कि सर मुझे बताओ ये होता है, तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, वो मैं नहीं पढ़ा था। कारण क्या है, अननेसेसरी बहुत चीज़ें हैं जो कि इवन आप जो न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ते हैं वही मैं आपको पढ़ा कर चले जाऊँ, क्योंकि ब्रेन से सब संबंधित होता है। बट हमारा काम क्या है कि हमें एग्जाम के जो पेपर में पूछा जाता है उसको ही हमने मेजरली पढ़ना है। ठीक है? हाँ, ये इधर उधर की बातें मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ब्रेन जो है, ब्रेन हमने क्या बोला कि 3 भागों में विभाजित होता है। कौन-कौन सा, अगर ब्रेन को मैं बनाकर दिखाऊँ आपको, तो ये आपका, ये फोर ब्रेन, अग्र, मध्य और पार्श्व, फोर, मिड, हिंड ब्रेन। 3 ब्रेन आप मतलब 3 पार्ट देंगे। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इससे बना हुआ रहता है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, शुरुआत में मैंने बोला कि ये सोचने और आपके मन के अंदर जो भावनाएँ आती है उसके लिए। सेरेब्रम जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है, आपके पूरे के पूरे फोर ब्रेन का, और इवन ब्रेन का ही सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसलिए हम सेरेब्रम को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत टीचर्स नहीं पढ़ाते, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि सेरेब्रम से क्वेश्चन बनता है। ये फ्रंटल लोब, ये लोब से क्वेश्चन पूछता है, और लोब जो है सेरेब्रम के पार्ट से, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। थैलेमस, थैलेमस का भी होता है, और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का याद रखिएगा कि आपके देखो, थैलेमस एक तरह का, ये भी एक दोनों का जो मेजर काम अगर मैं देखूंगा तो आपके मन में भावनाएं जो आ रही है ना, भावनाएं और जो आप फील कर रहे हो, वो दोनों इन दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है। पर हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे कि आपके मन में जो प्यार मोहब्बत या फिर किसी से घृणा ईर्ष्या की जो फीलिंग आती है, उसके लिए हाइपोथैलेमस मैटर करता है। तो अगर कभी आपको कोई कहे कि हाँ मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती है, तो कहिएगा दिल में नहीं, आपके हाइपोथैलेमस में फीलिंग आती है।
ठीक है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट है, सेरेब्रम, पॉन्स पेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे छोटा पार्ट होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में हम सिंपली मिड ब्रेन के फंक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि मिड ब्रेन में वैसे पढ़ने को तो है चीज़ें, बट मिड ब्रेन ही पढ़ेंगे यहाँ पर। हिंड ब्रेन में सेरेब्रम, पॉन्स पेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए अब हम समझते हैं पहले फॉर ब्रेन को। तो फॉर ब्रेन जो है आपका सबसे बड़ा पार्ट है, तो सेरेब्रम उसमें सबसे बड़ा भाग है। इवन ये कहोगे कि आप 75% 70% समथिंग भाग सेरेब्रम लेते हैं। तो ये क्या काम करता है, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। इट मीन आप सिंपल ये याद रखिएगा, थिंकिंग का जो काम है ना, थिंकिंग का काम वो आपके सेरेब्रम का है। इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे याद रखिएगा, सोचने का काम जो है सेरेब्रम का है। थैलेमस, थैलेमस का काम है दर्द, ठंडा और गर्म फील करना। फीलिंग की मैंने बात करी थी और दोनों जगह फीलिंग आएगी, लेकिन दर्द, ठंडा और गर्म ये कैसी फीलिंग है, ये आपके बाहर से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना वो वाली चीज़। मतलब मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी पर क्या बोलते हैं, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है ना, अंदर से और बाहर से जो इम्पैक्ट पड़ रहा हो रहा है वो वाली बात है। और हाइपोथैलेमस जो इंटरनली बात हो रही है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल की वजह से बात करता है थैलेमस, और ये बात करें इंटरनल फीलिंग्स की, जिसमें भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण और प्रेरणा। तो अगर मैं हिंदी इंग्लिश में बात करूँ, तो आपको जो फीलिंग्स आती हैं, लाइक मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, और आई फॉल इन लव, और आपके जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है वो हाइपोथैलेमस करता है। फिर आता है मिड ब्रेन। ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, आप हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं यहाँ से, और इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि फोर ब्रेन का काम क्या है। फोर ब्रेन का काम है सोचना और फीलिंग्स का, बस ये 2 काम है। फीलिंग्स में थैलेमस और हाइपोथैलेमस याद रखना। और अगर आपसे स्पेशली हाइपोथैलेमस का पूछेगा कि हाइपोथैलेमस का मेजर काम है, तो वही लव वगैरह जो है वो सब हाइपोथैलेमस का होता है। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कान के पास में और आपके थोड़ा बीच की तरफ है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि विजन और हियरिंग का काम करता है। विजन देखने का और सुनने का जो शक्ति है वो आपके मिड ब्रेन। और जो होता है पार्श्व मस्तिष्क, हिंड ब्रेन को हम कहते हैं। इसमें सेरेबेलम, शरीर का संतुलन। देखो जो हिंड ब्रेन ना, इसमें सेरेब्रम है और यहाँ सेरेबेलम है, डबल एल आ रहा है। तो एल का मतलब जैसे डंडा खड़ा हुआ है ना, तो खड़ा होने का मतलब बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का काम कौन करता है, सेरेबेलम। ऐसे याद रखना है आपको। पॉन्स, जो पॉन्स होता है पीछे की साइड होता है, तो एक तरह का ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है आपको। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके ब्रेन में हम क्या बात करी कि 20% आपको ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी की पूरी 20% ऑक्सीजन कौन लेता है, ब्रेन लेता है। तो जब आप रनिंग करते हो, तो ये पीछे की साइड जो है, ये कौन सा ब्रेन होता है, आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो गर्दन अगर आप नीचे देखते भागोगे, तो आपके पास जो बॉडी ब्रेन तक ऑक्सीजन कम जाएगी, और ऑक्सीजन कम जाएगी तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी जल्दी थकती है। थकने के अलावा आप रनिंग करते हुए आपको उल्टी सा, आपको अजीब सा महसूस होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जब भी आप रनिंग करो, भाग रहे हो, तो चेहरों को सामने रखकर भागना चाहिए। थोड़ा 10 फिट आगे का देखो, नीचे मत देखो पैरों की तरफ। और लास्ट था मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका काम क्या है, जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, और इवन आपकी बीपी, हृदय की धड़कन, चीखने खांसने की जितनी बातें हो रही है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे सेरेब्रम की। सेरेब्रम में क्या होता है, आपके 2-3 पार्ट्स होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने लग गया आजकल। तो फ्रंटल लोब, इसमें 4 लोब देखने को मिलते हैं, फ्रंट, पैरिएटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। ठीक है। तो टेम्पोरल लोब तो आपके मिड ब्रेन के पास में, तो ऐसे याद रख लो आप, टेम्पोरल लोब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि अरे यहाँ होता है, तो ये कान का इधर, कान इधर आसपास कहीं बैठे होंगे। और यहाँ पे मिड ब्रेन में था, तो एक तरह का हियरिंग और मेमोरी वाला काम यहाँ पर हो रहा था। अब याद है आपको, अपन ने पढ़ा ना मिड ब्रेन के अंदर। और ऑसिपिटल पीछे की साइड है। ऐसे याद रख लो कि पर्दा पीछे होता है, तो पीछे विजन आपकी इमेज बनती है पर्दे पे, ऑसिपिटल। और पेरिएटल सेंसरी, पेरिएटल की आपकी जितनी भी संवेदना है, फीलिंग्स वगैरह है, वो हाइपोथैलेमस थैलेमस वाली बात यहाँ से निकल जाएगी। और फ्रंटल लोब जो होता है आपकी इंटेलिजेंस, दिमाग, सोचने की क्षमता। यहाँ से एक प्रश्न ऐसा बनता है कि आपकी बॉडी में रीजनिंग जो सॉल्व करने की पावर है, वो कौन से ब्रेन के पार्ट से मिलती है, तो आपको याद रखना फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लॉब है ना। अब बचा लास्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड अभी हमने देखा था, मेरिनोजेस को बोलते हैं अपन, है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, सिंपल काम याद रखना है कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को किससे जोड़ना है, ब्रेन से जोड़ने का काम है। एक तरह का पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का मेन
हम कह सकते हैं कि एक मेन हाईवे जो है जिससे सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सारे न्यूरॉन्स अपना मैसेज पहुँचा पा रहे हैं, वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन में काम करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि कहीं आपके ऊपर किसी ने सुई चुभाई या फिर आपका हाथ तवी पे रखा और आप वहाँ से हाथ हटा रहे हो, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, एक तरह का आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन किसके कारण हो पा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के कारण हो पा रहा है। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक मार्शल हॉल ने इसको, जो रिफ्लेक्स एक्शन की टर्म जो थी ना, वो मार्शल हॉल ने दी थी। तो ये आज का हमारा नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन, ये दोनों टॉपिक हमने इसमें पढ़े। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।